ज्यादा वेट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे कि अगर जरूरत पड़ती है तो हम लोग इस सेशन को बाद में भी एक बार फिर से लेंगे। ये चूंकि इंट्रोडक्टरी सेशन था और जैसा कि मैंने कहा था आपको कि हमारा जो करियर काउंसलिंग का जो कोर्स हम लोगों ने डिजाइन किया था वो डिपेंड करता था कि हम उसके स्ट्रक्चर को समझे। उसका जो स्ट्रक्चर था वो इस तरीके से था कि पहले हमारे पास में इंफॉर्मेशन गैदर हो जाए और इंफॉर्मेशन और नॉलेज आने के बाद हम अपने आप को कॉम्पिटेंट फील करना शुरू कर दें कि हम अगर किस बच्चे को गाइड कर रहे हैं, किस बच्चे की अगर मेंटरिंग कर रहे हैं तो मेंटरिंग से पहले हमारे पास में वो सारी इंफॉर्मेशन या सारा नॉलेज होना चाहिए जो रिक्वायर्ड होता है काउंसलिंग के दौरान। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम डिफरेंट करियर ऑप्शंस की बात करें तो डिफरेंट करियर ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं, कौन सी फील्ड किसके लिए अवेलेबल होती है, कौन सी फील्ड के ड्रॉबैक्स क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या है, ये अगर हमको पता होता है तो हमारे लिए आसानी होती है कि हम हमारे अंदर जो मेंटीज होते हैं, हमारे जो मेंटीज होते हैं उनको बेहतर तरीके से गाइड कर सके। उसके बाद हमारा सेकंड जो मॉड्यूल था वो मॉड्यूल डिपेंड करता था कि हम किस तरीके से बच्चों को इवेलुएट करें, कौन से डिफरेंट तरीके के अलग अलग टेस्ट होते हैं, कौन किस तरीके से एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, किस तरीके से पर्सनैलिटी टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, ऑनलाइन टेस्ट कौन से होते हैं, नेट से इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करते हैं, ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किस तरीके से करते हैं और पर्सनैलिटी क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल थेरीज क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग से जो डिफरेंट अलग अलग कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी या फिर अलग बहुत सारी थ्योरी जो काउंसलिंग से रिलेटेड होती है हमने गैदर करने की कोशिश की। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी क्या होती है वो हमने देखा, एमबीटीआई हमने देखा और उसके बाद में हमारा सेशन शुरू हुआ था कि हम लोग अब डिलीवर किस तरीके से करें या हम लोग इंफॉर्मेशन को अगर हमारे पास में है, हम बच्चे को समझते हैं तो किस तरीके से हम उस इंफॉर्मेशन को कन्विंस करें बच्चे को और इंफॉर्मेशन को कन्वे करें। उसके कुछ हिस्से हम लोगों ने स्टार्ट किए थे लास्ट लेक्चर में, जिसमें पहला सेशन था कि किस तरीके से हम करियर काउंसलिंग का सेशन को डिजाइन करें। अगर हमको कहीं मौका मिलता है करियर काउंसलिंग का सेशन को कंडक्ट करने का, तो कंडक्ट करने के दौरान हमको कौन सी चीजें दिमाग में रखनी चाहिए, कौन सी चीज को हमको मद्देनजर रखना चाहिए और किस तरीके से शुरुआत करें, हम किस तरीके से एंड करें। अगर हमको 1 घंटे का सेशन मिलता है, अगर हमको 2 घंटे का सेशन मिलता है तो उस 1 घंटे 2 घंटे के दौरान हम किस तरीके से हमारी बात को बच्चों के सामने रखें और करियर काउंसलिंग और करियर गाइडेंस का सक्सेसफुल कंडक्शन करें हमारे सेमिनार का, ये हम लोगों ने देखा था। अब हम चूंकि और उसी के कुछ अलग पार्ट में यहाँ पर इंटर होते हैं। अब जरूरत ये होती है कि किस तरीके से डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो होती है या डिफरेंट साइकोलॉजिकल थेरीज जो होती है या डिफरेंट साइकोलॉजी के जो उमूमी तौर पर साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर इस्तेमाल करते हैं, वो टेक्निक को हम लोग काउंसलिंग के अंदर किस तरीके से इस्तेमाल करें या हमारे सेशन के अंदर किस तरीके से इस्तेमाल करें। और उसके लिए हमारे को जानना जरूरी है कि आज के दौर के अंदर अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक जो काउंसलिंग की दुनिया में या पब्लिक स्पीकिंग की दुनिया में मानी जाती है वो है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इसलिए ये लेक्चर में मेरा खास मकसद ये था कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट हमारे मौजूद हो और ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट इस लाइव सेशन को सुने और उसकी अहमियत को समझे कि काउंसलिंग में एनएलपी का कितना इंपॉर्टेंस है और एनएलपी किस तरीके से एक बेहतरीन टूल साबित हो सकता है एक बेहतर करियर काउंसलर या साइकोलॉजिकल काउंसलर बनने में। अगर किसी बच्चे को हम समझना चाहते हैं या हम टीचर्स ट्रेनिंग में काम करना चाहते हैं या बच्चे को ट्रेन करने में या किसी भी क्राउड को या किसी भी मजमे को अगर हमको गैदर इंटरेक्ट करना है, तो उस इंटरेक्शन के दौरान हमको साइकोलॉजिकल थेरी में सबसे बड़ी थेरी आज के जमाने में जो मानी जाती है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग किस तरीके से मुफीद साबित हो सकती है, किस तरीके से हमको हेल्पफुल साबित हो सकती है, उसका इस्तेमाल हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम उसको अपने सेशन के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सेशन एक्चुअली डेडिकेटेड है एनएलपी के ऊपर और एनएलपी में हम चाहते हैं कि एनएलपी में आप एनएलपी को सबसे पहले समझे। एनएलपी को एक सेशन में समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इस सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि एनएलपी के इंट्रोडक्शन आपके सामने पेश कर दूं कि एनएलपी होता क्या है और एनएलपी को किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं और एनएलपी हमारे लिए कितनी मुफीद है। कभी कभी हमको ये लगता है
कि पर्टिकुलर चीज जो है हमारे लिए नहीं है, किसी खास लोगों के लिए ही है, और हम उसको नजरअंदाज करते हैं और कभी कभी उसका इम्पोर्टेंस को भूल जाते हैं। यानी उमूमी तौर पर ऐसा जनरली लोगों को लगता है कि एनएलपी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा साइकोलॉजिकल काउंसलर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, या फिर वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो काउंसलिंग की दुनिया में इमोशन पे काम करते हैं, या फिर एंजाइटी पे काम करते हैं, या फिर फोबिया दूर करने के लिए काम करते हैं। मैं आपको बता दूं कि एनएलपी जो फील्ड है वो उमूमी तौर पर हम ज्यादातर हमारी पर्सनल जिंदगी के अंदर या हमारी जाती जिंदगी के अंदर भी बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि वो एनएलपी है। आप लोगों ने अक्सर लोग देखा होगा कि आपके नजदीक आसपास में ऐसे लोग दिखे होंगे आपको जो बहुत ही ज्यादा फील्ड में माहिर है। अगर आप किसी मैकेनिक को देखा होगा आपने, तो वो मैकेनिक जो है वो बहुत ज्यादा उसी के पास ग्राहक आते हैं। या फिर आपने किसी डॉक्टर को देखा होगा कि एक शहर के अंदर सिर्फ पर्टिकुलर 20 डॉक्टर या 5 डॉक्टर ही ऐसे हैं जो ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। जगह डॉक्टरों के पास में 10% पेशेंट भी नहीं जाते। या आपने ये देखा होगा कि एक टीचर है, वो टीचर को ही सारे बच्चे पसंद करते हैं, दूसरे टीचरों को बच्चे पसंद नहीं करते। या आपने ऐसा भी देखा होगा बहुत बाज औकात कि आपके यहाँ पर कुछ ऐसे स्पीकर्स है जो स्पीकर्स की बात लोगों को पसंद आती है, उन्हीं के फॉलोअर है, और बगैर स्पीकर्स को लोग गिनते भी नहीं है, उनको अच्छा भी नहीं समझते हैं और उनकी बात भी नहीं समझते। कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं, आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ बिजनेसमैन जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो उस बिजनेस में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं कि मल्टीपल बिजनेस के अंदर फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो ये जो सारे एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं, ये एग्जांपल्स में वो लोगों के ऊपर अगर हम गौर करें तो हमको कहीं ना कहीं ट्रेसेस दिखेंगे, कहीं ना कहीं इम्कानात दिखेंगे, निशानियां दिखेंगी कि ये लोग एनएलपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एनएलपी जनरली एक नॉन साइंस है जिसको इन्वेंट नहीं किया गया है, जिसको डिस्कवर किया गया है। देखो, साइकोलॉजिकल थ्योरी जो होती है वो साइकोलॉजिकल थ्योरी का इनोवेशन नहीं होता है। वो साइकोलॉजिकल थ्योरी उमूमी तौर पर माशरे के अंदर प्रिवेल करती है, एग्जिस्ट करती है, लेकिन साइंटिस्ट क्या करता है या काउंसलर क्या करता है, उसको बारीकी से देखता है और देखने के बाद में उसको ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करने के बाद में उसको पेश करता है, मतलब डिस्कवर करता है। ऑलरेडी लोगों के बिहेवियर में वो चीजें थी, बिहेवियर में चीजें थी, लेकिन लोगों को पता नहीं थी कि इसका नाम क्या है। अब वो साइकोलॉजिकल काउंसलर जो है या साइंटिस्ट जो है उसको एक नाम देता है कि ये पर्टिकुलर चीज है, एनएलपी है, ये एमबीटीआई है, या मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, वगैरह वगैरह। अदरवाइज ये ऐसी चीज नहीं कि मार्केट में पहले या माशरे में पहले नहीं थी, ऑलरेडी थी, लेकिन लोगों को पता नहीं। तो सिमिलरली मैं आपके सामने जो आज जो पेश करने वाला हूं, एनएलपी, ये एनएलपी उमूमी तौर पर उस चीज का जवाब है जो मैंने आपको पहले सवाल पूछा कि क्यों चंद डॉक्टर ही कामयाब है, क्यों चंद फिजिशियन ही कामयाब है, क्यों चंद बिजनेसमैन ही कामयाब होते हैं, क्यों चंद स्पीकर ही कामयाब होते हैं, क्यों चंद टीचर्स ही अच्छे पढ़ाते हैं। इनका जवाब जो है कहीं ना कहीं एनएलपी में छुपा हुआ है। तो वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसको पूरी तरीके से समझने के लिए हमको कुछ और मजीद लेक्चर लगेंगे, जो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा इसको डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ समझें और हम इसको समझने की कोशिश करें और समझने के बाद उसको इम्प्लीमेंट भी करें। देखो, एनएलपी डिपेक का जो मैं आज आपके सामने पेश करूंगा वो 3 प्रिंसिपल पे काम करेंगी। पहले सेशन में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि उसका बैकग्राउंड क्या है। सेकंड में हम लोग कोशिश करेंगे कि उसके कौन कौन से प्रिंसिपल्स है, और हम थर्ड सेशन में कोशिश करेंगे कि उसको हम लोग इम्प्लीमेंट बेहतरीन तरीके से करें। ये 3 फाउंडेशन प्रिंसिपल उसके इस्तेमाल करेंगे हम लोग, समझेंगे वो हो है क्या, क्यों उसकी जरूरत महसूस हुई, कैसे उसको सोचा गया कि एनएलपी जो माशरे में प्रिवेल करती है, एग्जिस्ट करती है, और उसके कैसे समझा जाता है, उसको कौन कौन से प्रिंसिपल्स है, और उसको इम्प्लीमेंट करने का या उसको प्रैक्टिकली यूज करने का तरीका क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्यों जरूरत पड़ती है एक काउंसलर को
एनएलपी को समझने की कि हम बच्चों से डील करने वाले हैं, और बच्चों से डील करने के दौरान हमको जरूरत महसूस होने वाली है बच्चों की साइकोलॉजी की। तो उमूमी तौर पर आप जिन बच्चों से डील कर रहे हैं वो बच्चे नॉर्मल बच्चे नहीं हैं, वो 21st सेंचुरी के बच्चे हैं। और 21st सेंचुरी के बच्चों में एक खास देखी गई है कि उनके जहनों में, हमारे जो जहनों में जो सवाल आते थे वो सवाल नहीं आते हैं। उनके जहनों में कुछ अजीब सवाल आजकल चल रहे हैं, जिनमें पहला सवाल जो होता है वो ज्यादातर आइडेंटिटी क्राइसिस से रिलेटेड है। आज के बच्चों में या उमूमी तौर पर इस जनरेशन के बच्चों के अंदर जो सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा जन्म या हमारा एग्जिस्टेंस दुनिया में हुआ क्यों। आइडेंटिटी क्राइसिस का मसला इस दौर में, इस खास तौर पर इस जनरेशन के अंदर है। उनके जहनों में 3 सवाल जनरली आते हैं। वो सवाल में पहला सवाल है कि एम आई बीइंग नोटिस्ड, क्या मैं देखा जा रहा हूं, क्या मुझे गौर किया जा रहा है, क्या मुझको मुझको नोटिस किया जा रहा है। ये जनरली सवाल जो है 10 साल से पहले बच्चों के जहन में आ रहा है। ये सवाल पहले जमाने में भी हुआ करता था, हम जब बच्चे थे या हमारे से पहले जो जनरेशन थी उनके जहनों में भी ये सवाल आता था 10 साल से पहले। इसीलिए आप देखेंगे कि 10 साल से कम का बच्चा, 1 साल का बच्चा या 2 साल का बच्चा या 3 साल का बच्चा माँ की दुपट्टा खींचता है, माँ का बेलन खींचने की कोशिश करता है, आपका मोबाइल खींचने की कोशिश करता है, आपके पर्स में हाथ डालता है, आपका मोबाइल खींचने की कोशिश करता है, आपकी डायरी खींचने की कोशिश करता है, आपकी पेन खींचने की कोशिश करता है, और ये दिखाने की कोशिश ये करता है कि मैं देखने की चीज हूं, मुझको देखा जाए। लेकिन जनरली उसको जवाब ये मिलता है कि तू देखने की चीज ऐसी नहीं है, तेरे में कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, और तू कुछ इतनी खास चीज नहीं है, जिसकी वजह से उसकी सेल्फ स्टीम खराब होती है और बच्चे का धीरे धीरे सेल्फ स्टीम डिग्रेड होती जाती है और उसका खुद का इंपॉर्टेंस दुनिया में कम होना शुरू हो जाता है। इसका सही से जवाब क्या होता है मैं आपको बताता हूं आगे। दूसरा सवाल बच्चे के जहन में आता है, हाउ एम आई लुकिंग, मैं कैसा दिखता हूं। मैं कैसा दिखता हूं, ये सवाल जो है 10 साल के बाद आता है। लेकिन ये सवाल लड़कियों में 10 साल के बाद पहले से था कि लड़कियां 10 साल के बाद में साजो श्रृंगार करना शुरू कर देती थी, बाहर निकलने से पहले मेकअप करना शुरू कर देती थी, अपनी शक्ल कैसी, अपने कपड़े कैसे, अपने बाल कैसे, इसको साधना, इसको संवारना शुरू करती थी। लेकिन इस जनरेशन में ये सवाल बच्चों, लड़कों में भी आ गया। आप लड़के भी जो है बाहर निकलने से पहले 5 बार अपना मुंह, अपने शक्ल को, अपने चेहरे को धोते हैं, क्रीम लगाना शुरू करते हैं। इसीलिए आज के दौर में ये दिखाया गया है कि आप अगर खूबसूरत दिखते हैं, गोरे चिट्टे दिखते हैं, आपके बाल अगर जेल वाले हुए, आपके बाल अगर फंकी है, तो आपको लोग अच्छा कहेंगे, तब आपको लोग कहेंगे कि तू अच्छा दिख रहा है। इसीलिए फेयरनेस की क्रीम का प्रोडक्शन शुरू हुआ। गार्नियर मेंस, फेयर एंड लवली मेंस, फेयर एंड हैंडसम, इस तरीके की क्रीम हमारी जनरेशन के दौरान नहीं थी। लेकिन चूंकि ये सवाल ये जनरेशन में उठा, इसीलिए अब ये जनरेशन में इस तरीके की क्रीम लोगों को इंप्लीमेंट करनी पड़ी या मार्केट में इंट्रोड्यूस करनी पड़ी। और इससे पहले फेयरनेस क्रीम सिर्फ लड़कियां लगाती थी, आज लड़के भी फेयरनेस क्रीम लगा रहे, फेस वॉश लगा रहे। फेस वॉश लड़कों के अलग आते हैं, लड़कियों के लिए अलग आते हैं। इनका असल में जवाब क्या होना चाहिए मैं आपको बताता हूं बाद में। फिर तीसरा सवाल इनके जहन में आता है कि व्हाट डज माय क्लब थिंक अबाउट मी, कि मेरी दोस्त, मेरे अहबाब, मेरे रिलेशन वाले मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो उसका जवाब उसको ये मिलता है कि अगर तू उनकी तरह दिखेगा तो तेरे दोस्त तेरे बारे में एक अच्छी राय रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वही टी शर्ट पहनते हैं जो दूसरे टी शर्ट पसंद कर रहे हैं तो आपको लोग अच्छे कहेंगे। अगर आप वही गाने को पसंद करते हैं जो ट्रेंडिंग में चल रहा है तो आपको लोग पसंद करेंगे। अगर आप वही गेम खेलते हैं, फ्री फायर, पबजी वगैरह, जो करोड़ों लोग देख रहे हैं, खेल रहे हैं, तो आपको लोग अच्छा कहेंगे। यानी इसमें सोचने का सवाल यह है कि हमारे जमाने में भी गेम्स हुआ करते थे, लेकिन कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते थे, कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेलते थे, कुछ बच्चे गोटियां खेलते थे, कुछ बच्चे कोई अलग खो खो वगैरह इस तरीके के गेम्स खेलते थे। आज के जमाने में अगर वीडियो गेम्स भी बच्चे खेल रहे हैं तो तकरीबन सारे बच्चे फ्री फायर खेलते हैं, सारे बच्चों को फ्री फायर पसंद आ रहा है, सारे बच्चों को पबजी पसंद आ रहा है। ये पॉसिबल अगर साइकोलॉजिकली देखा जाए तो नहीं होता है। लेकिन
ये सवाल ही आता है कि व्हाट डज माय पीयर ग्रुप थिंक अबाउट मी, कि मेरे दोस्त ये गेम खेल रहे हैं, मेरे दोस्त इस चीज को पसंद कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना पसंद करूं। तो ये इस चीज में एक चीज खत्म होती है, वो होती है क्रिएटिविटी। यानी अगर समानता आप लाते हैं अपनी सोच के अंदर, अपनी पसंद के अंदर, अपने चॉइसेस के अंदर, तो आप अच्छे माने जाएंगे। अगर आप गोरे चिट्टे दिखते हैं, अच्छी आपकी पर्सनैलिटी होती है, तो आपको लोग अच्छा कहेंगे। आपको लोग देखेंगे इसलिए क्योंकि आप में कोई इंपॉर्टेंस वाला चीज नहीं है। इनके जवाबात के लिए हम बच्चों को एजुकेशन देते हैं और स्कूल में डालते हैं। और स्कूल में 3 बुनियादी मकसद होते हैं, जो कि पहला मकसद होता है कॉन्फिडेंस। ये जवाब है आपका, आपके पहली चीज का, एम आई बीइंग नोटिस, उसका जवाब माशरा देता है कि आप में कुछ नहीं है, आपको देखा नहीं जाएगा। इसका एजुकेशन में उसको जब हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, स्कूल में डालते हैं, तो स्कूल उसको पहली चीज इंप्लीमेंट करती है कॉन्फिडेंस, जो कि अमूमी तौर पर अभी स्कूल में ये 3 चीजें नहीं इनवाइट की जा रही है, बच्चों के अंदर नहीं डाली जा रही है। कॉन्फिडेंस, अगर आप में कॉन्फिडेंस होगा तो सारी दुनिया आपको देखेगी। दूसरा जवाब, एम आई हाउ एम आई लुकिंग, अगर आपका कैरेक्टर अच्छा होगा तो दुनिया आपको अच्छा कहेगी। आप बराक ओबामा हो, आप एपीजे अब्दुल कलाम हो, आप दिखने में इतने खूबसूरत ना हो, लेकिन आपका कैरेक्टर अच्छा है, आप में कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो दुनिया आपको देखेगी। और तीसरा जवाब, व्हाट माय पीयर ग्रुप थिंक अबाउट मी, जो कहता है कि सेम चीज को लोग प्रेफर करेंगे, तो हम कहते हैं उसको कि बेटे आप में क्रिएटिविटी रहेगी, तो आपके दोस्त क्या, पूरी दुनिया भी आपको कबूल करेगी। तो कॉन्फिडेंस, कैरेक्टर, क्रिएटिविटी, ये 3 चीज को इंप्लीमेंट करने का काम स्कूल का होता है। अगर वो इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही है, तो एजुकेशन का मकसद फुलफिल नहीं हो पा रहा है। जनरली ये चीजें टीचर्स वगैरह में भी नहीं होती है और पेरेंट्स में भी नहीं होती है। टीचर्स में भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है, टीचर्स में भी कैरेक्टर नहीं होता है, टीचर्स में भी क्रिएटिविटी नहीं होती है, पेरेंट्स में भी बहुत सी जगह पे क्रिएटिविटी नहीं होती है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है और कैरेक्टर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको कि बहुत सारे पेरेंट्स अपनी गलती को मानते नहीं है, बहुत सारे टीचर्स अपने सब्जेक्ट में माहिर है, लेकिन किसी दूसरे सब्जेक्ट में की तारीफ वो नहीं करेंगे। क्या आपका बच्चा मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स ले रहा है और मैथमेटिक्स के टीचर आप है, और आपका बच्चा इंग्लिश में 0 मार्क्स ले रहा है, तो बहैसियत पेरेंट्स आप इस चीज को बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन एज अ टीचर, मैं अगर मैथमेटिक्स में पढ़ाता हूं, अगर मैं 100% मेरा बच्चा मेरे सब्जेक्ट में ले रहा है, तो इंग्लिश में या हिस्ट्री में वो बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तो मतलब हम में खुद में एक कलेक्टिव बिहेवियर नहीं है, कैरेक्टर नहीं है कि हम दूसरे को प्रमोट करें, या हम बच्चे की 100% 360 डिग्री परवरिश करें, या उसकी मेंटरिंग करें, या उसको 360 होलिस्टिक डेवलपमेंट उसका करें हम लोग। यही वजह है कि हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट जो है वो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि मेरा अप्रोच जो है 360 होना चाहिए, दूसरे सब्जेक्ट में भी इंपॉर्टेंस उतनी है जितने मेरे सब्जेक्ट में। कभी मैथ्स वाला टीचर इंग्लिश वाले टीचर को प्रमोट नहीं करता है, कभी इंग्लिश वाला टीचर हिस्ट्री के टीचर को प्रमोट नहीं करता है, तो वो कैरेक्टर उनमें नहीं है। उनको लगता है कि मेरा फैन फॉलोइंग जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा, तो मतलब उनमें शायद कॉन्फिडेंस नहीं है, या चाहे उसमें कैरेक्टर की कमी। तो ये 3 चीजें इंप्लीमेंट करने का काम होता है, तब जाके हम लोग बेहतरीन तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। अब खास तौर पर साइकोलॉजिकली हम इन 3 चीजों को समझना चाहिए कि जब भी हम किसी इंसान से डील करते हैं या बच्चे से डील करते हैं, तो हमारा मकसद दरअसल ये होना चाहिए, एक कभी भी अगर हम एज अ गाइडेंस के तौर पर किसी से बात कर रहे हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस को हम लोग बढ़ाए, उसके कैरेक्टर में हमारे तरीके से कुछ कंट्रीब्यूशन हो, या हमारा एक्सपोजर जो है, या हमारा जो हमारा उसके साथ में जो इंटरेक्शन है, हमारे कैरेक्टर को इस तरीके से प्रेजेंट करें कि वो कैरेक्टर को हमारे गेज करे और उसके हिसाब से ऑब्जर्व करने के बाद में उसको इंप्लीमेंट करें, और हमारी बात में ऐसी क्रिएटिविटी हो जिसकी वजह से उसमें क्रिएटिविटी जागे। तो एक कॉन्फिडेंस, कैरेक्टर, क्रिएटिविटी जो है, ये 3 चीजें अगर हम हमारी पर्सनैलिटी के अंदर बच्चे को शो करें, तो बीइंग अ काउंसलर और बीइंग अ गाइड या मेंटोर, ये 3 चीजें हम उसके अंदर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। खैर, अब इनमें एनएलपी किस तरीके से साबित हो सकती है, हमारा किस तरीके से हेल्पर के तौर पर या हमारा गाइड के तौर पर एनएलपी हमारे सामने सही साबित हो सकती है, इसके लिए मैं आपके लिए जानना चाहूंगा कि एनएलपी का बैकग्राउंड क्या है, आप उसको जाने, और एनएलपी को आप समझे कि एनएलपी किस तरीके से
माशरे के अंदर या दुनिया के अंदर एनएलपी का डिस्कवरी हुई, तो मैं आपको बताऊं कि दो लोग थे जिन्होंने, जो इसके बानी हैं, जो इसके फाउंडर हैं, एक रिचर्ड बैंडलर और दूसरा जॉन ग्रिंडर। रिचर्ड बैंडलर जो था वो साइकोलॉजिस्ट थे, और जॉन ग्रिंडर जो थे वो लिंग्विस्टिक थे, यानी वो जबान के माहिर थे, यानी वो कम्युनिकेशन के माहिर थे, वो इंग्लिश वगैरह के टीचर थे, या लिटरेचर के अंदर बहुत ही ज्यादा नॉलेज रखते थे। यानी जो हमारा एमए साइकोलॉजी होता है, या पीएचडी इन एमए होता है, या पीएचडी इन इंग्लिश होता है, या पर्टिकुलर लैंग्वेज होता है। तो ये दो लोगों ने इसको डिस्कवर किया। अब ये क्यों किया? ऐसे ही ये लोग चाय पर डिस्कस कर रहे थे, और जैसे मैंने आपको सवाल का पूछा था शुरुआती दौर में कि कैसे कुछ टीचर्स जो होते हैं, वो कुछ टीचर जो है होते हैं आपकी स्कूल के अंदर बेहतरीन होते हैं, और बाकी टीचर्स उतने बेहतरीन नहीं होते हैं। क्यों कुछ प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो बेहतरीन होते हैं, और कुछ प्रिंसिपल जो होते हैं, ज्यादातर प्रिंसिपल इतने अच्छे नहीं हो पाते। क्यों कुछ बिजनेसमैन जो होते हैं कामयाबी हासिल करते हैं, और कुछ बिजनेसमैन का बिजनेस चलता नहीं है। क्यों कुछ साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उन्हीं के पास में सारी भीड़ जाती है गाइडेंस लेने के लिए, और दूसरे लोगों के पास में नहीं जाती है। क्यों कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं उनका ट्रीटमेंट ज्यादा बेहतर होता है दूसरों के मुकाबले में, हालांकि वो भी वही दवाइयां दे रहे हैं, लेकिन उनके पास में लोग जा रहे हैं। तो इनका जवाब वो सोचने के लिए गौर फिक्र करने लगे कि उनके शहर के अंदर जो साइकोलॉजिस्ट थे या जो डॉक्टर थे, वो उनसे बात करना शुरू कर। और बात करने के दौरान उन्होंने ये पूछा उनसे कि भाई आप क्यों इतने ज्यादा अच्छे हो बनिस्बत दूसरों की? आप में वो खूबियां क्या है? आप लोगों से किस तरीके से बात करते हो जो कि आपको लोग पसंद करते हैं और दूसरों को पसंद नहीं करते? तो उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू लेने के बाद में उनको पता चला कि भाई क्यों ऐसा होता है। क्यों बॉस, एक टीचर जब पढ़ा रहा है तो हर बच्चे सेम चीज पढ़ा रहा है, लेकिन बच्चों के ग्रेड जो अलग अलग आ रहे हैं। इसका जवाब मुझे देंगे आप? कोई यहाँ टीचर्स, टीचिंग से रिलेटेड जो टीचर्स है, कि व्हाई स्टूडेंट्स आर गेटिंग द डिफरेंट ग्रेड्स? बच्चों को अलग अलग मार्क्स, या अलग अलग मार्क्स, किसी को कम किसी को ज्यादा, ऐसे क्यों मिल रहे हैं? इसके जवाब क्या हो सकता है? इफ्तिकार सर। क्यों बच्चों को कुछ बच्चों को ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, कुछ बच्चों को अलग मार्क मिल रहे हैं, और ज्यादातर बच्चों को कम मार्क्स मिलते हैं? चंद बच्चे ही टॉप कर पाते हैं। इक्वल अटेंशन नहीं देते ना सर? हाँ, सब्जेक्ट, ईच सब्जेक्ट शुड बी गिवन इक्वल अटेंशन और इम्पोर्टेंस। अटेंशन, लेकिन फिर जो गलती भी studies should be done in each subject. अच्छा, and अगर if it is लेकिन weaker कभी then कभी ऐसा होता है कि एक more बच्चा time जो should होता be है वो given. सब सब्जेक्ट के अंदर महारत हासिल करता है, सब में उसको 100 मार्क्स मिलते हैं। He gives much attention to it, everything, math, science. और एक बच्चा ऐसा होता है उसका एक भी सब्जेक्ट में फोकस नहीं होता है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एक बच्चा अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फोकस नहीं कर पा रहा है तो दूसरे सब्जेक्ट में करना चाहिए। तो इसका रीजन ये है एक्चुअल में कि जब टीचर जब पढ़ाता है, तो टीचर जो उमूमी तौर पर माशरे के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स की पर्सनैलिटी होती है, वो सारी पर्सनैलिटी को कैटर नहीं कर पाता। अगर हम लोग ये कहेंगे कि बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता है, बच्चे फोकस नहीं करते हैं, तो फिर वो टीचर का रोल ही खत्म हो गया कि वो टीचर अगर फोकस क्रिएट नहीं कर पा रहा है तो वो काबिल टीचर है ही नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ टीचर काबिल होते हैं, तो मतलब जो काबिल टीचर होता है वो भी काबिल नहीं है, ये मतलब इसका आता है। तो एनएलपी एक्चुअल में ये दिखाता है कि ये ऑब्जर्व करवाता है कि भाई ऐसा डिफरेंशिएशन क्यों होता है, क्यों बच्चों के ग्रेड्स अलग अलग आ रहे हैं, या क्यों चंद ताजिर जो है वो ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, उन्हीं के पास में लोग बिजनेस करना पसंद करते हैं। तो जनरली तौर पर हमको ये पता नहीं है, लेकिन ये चीज होती है। एनएलपी का एक तरीके का वो जो साइंस है, वो साइंस को अनकॉन्शियसली इस्तेमाल करते हैं। तो रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर ने क्या देखा कि ये एक अलग चीज है, हम इसको नाम देकर लोगों के सामने पेश करेंगे, ताकि जो इलिटरेट लोग हैं,
जो इन लोगों को ये साइंस पता नहीं है, वो अपने आप को गलतियों से सीख कर अपने आप को परफेक्ट बनाए, उससे पहले ही बना दे। यानी जनरली क्या होता है कि सपोज मैं लेक्चर ले रहा हूँ और लेक्चर लेने में मेरे से गलतियां हो रही है, और गलती के बाद मुझे फीडबैक मिला, फिर मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, फिर मैंने कुछ एक गलती किया, फिर मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया। तो इस तरीके से मेरा टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा है। या फिर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस के अंदर मुझसे बहुत सारी गलतियां हो रही है, और गलतियां होने के बाद अब मैं उन गलतियों से सीख रहा हूँ और धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा हूँ। अगर मुझे एक सक्सेस स्टोरीज या मेरे पास में खाका मुझे पहले से ही मिल जाए कि भाई इस तरीके से तुझको बिहेव करना है, इस तरीके से एक मॉडल लोग करते थे, इस तरीके से जो बेहतरीन कामयाब लोग करते थे जिनमें वो चीज इनबॉर्न थी, तो वो अगर मुझे पहले मिल जाए तो जो मेरी जिंदगी के अंदर जो चेंज आने वाला है वो 2 साल बाद ना आकर वो आज ही आ जाएंगे। यानी इस तरीके का मॉडल लोगों को पेश किया जाए कि लोग जो है, जो गलतियां लोग उमूमी तौर पर कर रहे हैं, वो गलतियां को लोग पहले से करना बंद कर दे और लोग सीख ले कि इस तरीके से बात करते हैं, इस तरीके से लोगों को हैंडल करते हैं, इस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, इस तरीके से आपको होना चाहिए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ये सारी बातों को उन्होंने लोगों के सामने पेश किया और इसके अलग अलग मॉड्यूल पेश किए। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है, इसके ऊपर मैंने एक सेशन भी लिया था हज हाउस में, कि एनएलपी इन द लाइट ऑफ सीरतुन नबी। ये एनएलपी के सारे मॉड्यूल्स जो है, सारे मॉड्यूल्स जो है, अगर आप इसको गौर करेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आपको रिफ्लेक्ट होते दिखेंगे। एनएलपी के सारे मॉड्यूल्स जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आपको रिफ्लेक्ट होते मिलेंगे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर हम लोग को एक इस्लाम का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप नबी की पैरवी करते हैं, नबी ने जैसा बताया वैसा करते हैं, तो आप दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। ये हमारा ईमान का एक जुज़ है। तो अगर आप नबी की जिंदगी को देखेंगे तो नबी का चलना, नबी का बात करना, नबी का इंटरेक्ट करना, नबी का गुस्सा गुस्सा करना या गुस्से को कंट्रोल करना, नबी की अज़वाजी जिंदगी, नबी की फाइनेंशियल जिंदगी, नबी की समाजी जिंदगी, नबी की एजुकेशन करने का तरीका, नबी का बात करने का तरीका, अगर ये सारी चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तो मैंने ऑब्जर्व किया कि एनएलपी के सारे मॉड्यूल्स जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हम लोग देख सकते हैं। तो एनएलपी के सारे मॉड्यूल्स को हम वहां से कॉपी कर सकते हैं। तो एनएलपी अगर देखा जाए तो एक कॉपी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से। तो मैंने इसके ऊपर एक हज हाउस में एक सेशन लिया था कि एनएलपी इन द लाइट ऑफ सीरतुन नबी। अगर हम सीरतुन नबी को अच्छे से पढ़ते तो हो सकता है कि रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर से पहले एनएलपी को इंट्रोड्यूस करने वाले हम होते। लेकिन अफसोस कि हम लोगों ने सीरतुन नबी को इतनी अच्छे से नहीं पढ़ा, इसलिए 1975 में 1975 के अंदर ये एनएलपी डिस्कवर हुई। और आज के दौर में सबसे ज्यादा साइकोलॉजी का साइंस जो चल रहा है मार्केट में वो एनएलपी। वो एनएलपी क्या है हम लोग अभी देखने की कोशिश करेंगे। अब एनएलपी के अगर हम लोग इसको अल्फाबेटिकली देखा जाए तो एनएल में एन क्या है, एल क्या है और पी क्या है। एन से मुराद यहाँ पर है आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो एनएलपी इस्तेमाल हो रहा है वो अलग हो, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है। यहाँ पर ये साइकोलॉजी का एनएलपी जो होता है वो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इसका फुल फॉर्म है। न्यूरो का मतलब ये होता है कि हमारा दिमाग, हम बात को किस तरीके से लेते हैं, और हमारे जो अल्लाह ताला ने हमारा जो दिमाग बनाया है, जो हमारी जो पर्सनैलिटी बनाई है, जो हमारा जिस्म बनाया है, वो इंफॉर्मेशन को किस तरीके से लेता है, किस तरीके से सेंस करता है। द वे वी यूज द सेंस टू क्रिएट एंड अंडरस्टैंड आवर एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड। यानी इंफॉर्मेशन को किस तरीके से हम लोग लेते हैं उसको न्यूरॉन कहते हैं। यानी हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन हमारे तक जाती है वो किसी न किसी सेंस के थ्रू जाती है। जनरली 5 बेसिक सेंसेस होते हैं, हमको पता है, सूंघना, टेस्ट करना, टच करना, ओके, देखना। तो ये इंफॉर्मेशन जब हमारे अंदर जा रही है तो वो न्यूरॉन की शक्ल में हमारे अंदर जा रही है, और न्यूरॉन जो है वो एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में बन रहा है, ओके। और उसके बाद में ये जो इंफॉर्मेशन हमारे जहन में जो जा रही है, हमारे माइंड में जो जा रही है, हमारे जो ब्रेन में जा रही है, वो ब्रेन में जाने के बाद में हम उसको फिर बाद में रिट्राइव करते हैं, उसको बाहर में हम लोग निकालते हैं और उसको कम्युनिकेट करते हैं। और कम्युनिकेट करने का तरीका क्या होता है,
दैट इज नथिंग बट अ लिंग्विस्टिक, जबान के जरिए या हमारे गेस्चर के जरिए या बॉडी लैंग्वेज के जरिए, द वे वी कम्युनिकेट विद द आवरसेल्फ और अदर्स। हम लोग अपने आप से कैसे बात करते हैं और लोगों से कैसे बात करते हैं, जो इंफॉर्मेशन को हमने सेंस किया, जो न्यूरॉन की शक्ल में हमारे जहन में गई और जाने के बाद में उसने एक इमेज तैयार की। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे 5 सेंसेस के जरिए हमारे दिमाग में जाती है वो अपनी एक इमेज बना लेती है, यानी उसको कहते हैं लोग इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। वो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग उसको बाहर निकालते हैं। बाहर किसके जरिए निकालते हैं? रिस्पॉन्स किसके जरिए होता है? कम्युनिकेशन के जरिए, लिंग्विस्टिक के जरिए, जबान के जरिए। जिनके पास जबान नहीं होती है वो अपने गेस्चर के जरिए, हमारे बॉडी लैंग्वेज के जरिए, इस तरीके से हम उसको बाहर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बीच उस दौरान ही हमारे अंदर एक प्रोग्रामिंग होती है। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि रिजल्टेंट बिहेवियर ऑफ कलेक्शन बिटवीन द लैंग्वेज एंड द न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन जो प्रोग्रामिंग हमारी होती है, ये प्रोग्रामिंग एक्चुअल में रिजल्टेंट बिहेवियर है कि जो हमने कनेक्शन जो दिमाग में जो लिया, जो लैंग्वेज के जरिए लिया और जो न्यूरॉन के जरिए जो आया, और उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे उसको हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, और प्रोग्राम करने के बाद में उसको डिलीवर कैसे कर रहे हैं। तो एक्चुअल में प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी। अब वो प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है, कैसे हो रहा है, फ्रूटफुल हो रहा है, नहीं फ्रूटफुल हो रहा है, ये डिपेंड करता है इंसान की काबिलियत के ऊपर। इंसान की जितनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी होंगी वो उतनी तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। उमूमी तौर पर अगर बेसिकली एनएलपी को डिफाइन किया जाए तो एनएलपी इज द प्रोसेस या एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू डिलीवर द इंफॉर्मेशन विच इज देयर इन हिज माइंड टू द अदर्स। यानी हमारे जहन में जो इंफॉर्मेशन है, जो हमने किसी भी सेंस के जरिए लिया, और उसको हम लोग 100% किस तरीके से लोगों तक कन्वे कर दे, इसका नाम है एनएलपी। यानी फॉर एग्जांपल के तौर पर कम्युनिकेशन का एग्जांपल ले ले तो एनएलपी इज नथिंग बट द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि हम लोगों से किस तरीके से बातचीत करते हैं, और बातचीत के दौरान सपोज मेरे पास एक नॉलेज है, सपोज मेरे पास में नॉलेज है फिजिक्स का। अब मैं फिजिक्स को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं, तो फिजिक्स जो मैं समझता हूं, ये मैं समझता हूं, सपोज मैं 100% फिजिक्स को जानता हूं, मैं फिजिक्स का 100% एक्सपर्ट हूं, लेकिन मैं उसको कैसे डिलीवर कर रहा हूं, ये दिखाता है मेरा कम्युनिकेशन। अब मैं अगर फिजिक्स का पीएचडी हूं, मैं फिजिक्स के अंदर मैंने डबल पीएचडी की है और मैं फिजिक्स का बहुत बड़ा माहिर हूं, लेकिन वो 100% मेरे पास में जो है मेरे जहन के अंदर, अगर वो 100% मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा हूं, तो मतलब मुझे फिजिक्स नहीं आता है। कैरियर गाइडेंस ऐसा हर हफ्ता 15 दिन में हमारे वेबिनार्स रहते हैं। ये इंटरनेशनल कैरियर गाइडेंस है। तो जो चीज मैं जानता हूं और उसको मैं डिलीवर कर रहा हूं, और डिलीवर कैसे कर रहा हूं, एज इट इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू डिलीवर द इंफॉर्मेशन और ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन विच इज देयर इन हिज माइंड 100% एज इट इज टू द अदर्स। जैसी इंफॉर्मेशन मेरे जहन में है वैसे की वैसे अगर मैं डिलीवर कर पा रहा हूं, तो मतलब मुझे कम्युनिकेशन आता है या फिर मुझे एनएलपी आती है। तो एनएलपी का जनरली मकसद ये होता है कि किसी चीज को इंफॉर्मेशन को गैदर करना, और गैदर करने के बाद में उसकी इमेज या इंटरनल इमेज या रिप्रेजेंटेशन बनता है, और उस इंटरनल रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसको प्रोसेस कर उसको एज इट इज उसी तरीके से डिलीवर करना, ये एनएलपी होता है। अब आप मुझे बताएंगे कि अक्सर जो होता है कि हम लोग कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं, कम्युनिकेशन इज एक्चुअली द एनएलपी। दुनिया के अंदर जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो बातचीत हो रही है, जो मुज़ाकरा हो रहा है या जो इंटरेक्शन हो रहा है, उस इंटरेक्शन की बिना पर ही हम तरक्की करते हैं। और एनएलपी ही कम्युनिकेशन है और कम्युनिकेशन ही एनएलपी है, जिसको बेहतरीन तरीके से कम्युनिकेट करते आता है। और कम्युनिकेशन का मैंने आपको रियल डेफिनेशन बताया कि कम्युनिकेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन को सामने वाले तक पहुंचाना नहीं, उस इंफॉर्मेशन को, वो इंफॉर्मेशन जो मैं देना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर कोई बिजनेसमैन अगर है यहां पर, तो बिजनेसमैन क्या चाहता है
बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसके पास एक इंफॉर्मेशन है, उसको पेंट बेचना है, उसको तेल बेचना है, उसको कपड़ा बेचना है, उसको प्रोडक्ट बेचना है। तो प्रोडक्ट बेचना ये इंफॉर्मेशन है। अब वो इंफॉर्मेशन को 100% वो सामने वाले को कन्विंस कर दे रहा है, तो इसका मतलब कि उसको पेंट बेचते या उसको प्रोडक्ट बेचते आता है। अगर वो उसमें कामयाब हो गया तो कामयाब बिजनेसमैन है। एक टीचर अगर उसके पास में कोई कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट उसने सीखा है, कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में गया, उसने उसको इंटरनली रिप्रेजेंट किया, अब उसको प्रोसेस करना है और उसको लैंग्वेज के जरिए बाहर कन्वे करना है। तो अगर उसने जो कॉन्सेप्ट सीखा है, अगर वो 100% जो सीखा उसने वो 100% बच्चों तक कन्वे कर पा रहा है और बच्चों को वैसे के वैसे समझ में आ रहा है, तो मतलब उसको एनएलपी आती है, वो परफेक्ट है। इसीलिए आप देखते होंगे कुछ सेल्समैन जो होते हैं वो सेल्स कर देते हैं और बहुत सारे सेल्समैन जो सेल्स नहीं कर पाते। तो मतलब उन सेल्समैन को एनएलपी आती है, उनको कम्युनिकेट करते आता है, कम्युनिकेशन के कौन से पैरामीटर्स होते हैं, किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है, वो सब आता है उसको। तो एनएलपी हमको क्या सिखाता है? इन शॉर्ट, एनएलपी हमको कम्युनिकेशन करने का तरीका सिखाता है और एनएलपी के अलग अलग मॉड्यूल्स है, उन मॉड्यूल्स के जरिए कुछ स्ट्रेटजीज है, वो स्ट्रेटजीज जो है हमको सिखाती है कि किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाए। फॉर एग्जांपल के तौर पर बताओ आपको कि आपको सिखाने के लिए बचपन में कहानी सुनाई गई थी। कहानी सुनाई गई थी कि एक कछुआ है और एक खरगोश है। कछुआ और खरगोश जो है आपस में रेस लगाते हैं कि कौन जल्दी जल्दी दौड़कर उस वहां तक माइलस्टोन उस एंड तक पहुंचेगा। तो कछुआ जीत जाता है, खरगोश हार जाता है। अब आप लॉजिक लगाइए, आप लॉजिक लगाइए कि वाकई कछुआ और खरगोश बात कर सकते हैं क्या? लेकिन हमको सिखाने के लिए, हमारे कॉन्शियस माइंड को बाईपास करने के लिए और हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक उस बात को पहुंचाने के लिए हमको स्टोरी दिखाई गई। उस स्टोरी के जरिए क्या हुआ? वो स्टोरी इज नथिंग बट अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। आपको आसान लफ्जों में उस कॉन्सेप्ट को पहुंचाना आपके जहन में, ताकि आपको समझ में आ जाए कि स्लो एंड स्टडी कैन विन। जो स्लो और स्टडी होता है वो विन जीतता है दुनिया के अंदर। उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए उस स्टोरी का सहारा लिया गया। वो स्टोरी भी एनएलपी की लैंग्वेज में कहलाती है मेटाफर्स। वो जो किसी हमारी लैंग्वेज में स्टोरी का इस्तेमाल करना और हमारे कम्युनिकेशन में स्टोरी का इस्तेमाल करना भी क्या कहलाता है? एनएलपी का पार्ट है। एनएलपी में उसको मेटाफर्स कहते हैं। तो हम अपनी लैंग्वेज के अंदर, हमारी जबान के अंदर, हमारे प्रोसेस के अंदर, हमारे लेक्चर के अंदर, हमारी डीलिंग के अंदर कैसे डिफरेंट स्टोरीज को फिट करें, और स्टोरी को फिट करने की जो टेक्निक होती है वो क्या कहलाती है? वो बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल है। वो अगर आपको आ जाती है तो आपको आ जाती है। एनएलपी के अंदर और एक टेक्निक इस्तेमाल होती है, एंकरिंग। एंकरिंग का मतलब होता है किस चीज को ज्यादा पिच करना, किस चीज को रोक देना, वो एनएलपी के अंदर इस्तेमाल होती है। टोनिंग का इस्तेमाल होता है, किस तरीके से टोन का इस्तेमाल करना, किस तरीके से टोन को रेस करना, किस तरीके से टोन को कम करना, किस तरीके से गेस्चर का इस्तेमाल करना, किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना। मैं ये बात आपको खड़े रह के भी बोल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे खड़े रहने के लिए ऑप्शंस नहीं है। जब मैं बोलता हूँ तो मैं पूरा स्पेस का इस्तेमाल करता हूँ, मैं पूरी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता हूँ। कुछ स्पीकर्स जो होते हैं खड़े रह के इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपके पास में गेस्चर का इस्तेमाल कैसे आप कर रहे हैं, ये जो मेथड्स, डिफरेंट टेक्नोलॉजी होती है, डिफरेंट टेक्निक्स होती है, इनका इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हो, वो एनएलपी आपको सिखाता है। तो एक्चुअली कम्युनिकेशन मींस रिस्पॉन्सेस। अगर आपके कम्युनिकेशन करने से रिस्पॉन्सेस नहीं आ रहे, मेरे पढ़ाने से अगर उसका रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, तो मेरा पढ़ाना किसी काम का नहीं। मैंने एक बात को बताया और आप तक वो बात पहुंच गई, लेकिन आपको बात समझी नहीं, आपने उसको रिस्पॉन्स नहीं किया, तो मतलब मुझे पढ़ाते नहीं आता है, मुझे कम्युनिकेट करते नहीं आता है। कम्युनिकेट का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन शुड हैव अ रिस्पॉन्सेस। अगर मैं बातचीत कर रहा हूं, अगर मैं किसी बात को पढ़ा रहा हूं या किसी चीज को बेच रहा हूं, तो बेचने के बाद में रिस्पॉन्सेस नहीं आ रहे, तो मेरा कम्युनिकेशन नहीं हुआ। मैं पढ़ा रहा हूं तो बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो मतलब मेरा कम्युनिकेशन नहीं हुआ। मैं अगर किसी चीज को कन्वे करने की कोशिश कर रहा है और कन्वे करने के बाद में रिस्पॉन्सेस नहीं आ रहे, तो मतलब मुझे नहीं आता है। दूसरी चीज,
दूसरी चीज जो है, कम्युनिकेशन इज अ चेंज। देखो दुनिया के अंदर ये बात भी समझना चाहिए जो एनएलपी कहता है कि दुनिया में कम्युनिकेशन जो है वो चेंज का जरिया है। यानी दुनिया में ज्यादातर जो चेंजेस आए हैं सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन से आए। हम अगर हमारे रिलीजन को देखेंगे तो 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम दुनिया में आए और लोगों को तलकीन करते रहे, लोगों को सही रास्ता दिखाने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या किया, कम्युनिकेट किया। और कम्युनिकेट करने के बाद में लोगों के पुराने बिलीफ जो थे वो चेंज होकर नए बिलीफ में आ गए। यानी प्री इस्लामिक दौर के अंदर जो लोग बेटियों को जिंदा दफन करते थे, वही लोग जो है कम्युनिकेशन करने के बाद में आप ससन ने उनको जब बताया तो कम्युनिकेशन की वजह से चेंजेस क्या आ गए कि वही लोग बेटियों को रहमत समझना शुरू कर दिए। जो लोग अपनी खून गिरा हुआ जमीन के ऊपर उसको चाट लिया करते थे, वो लोग जो होते लोगों को इल्म सिखाने वाले बन गए, हुकूमत करने वाले बन गए। वो लोग जो एक ऊंट अगर दूसरे ऊंट से पहले पानी पी लेता है तो उसके लिए सदियों तक झगड़ा चलता, वैसे लोग अलम बरदार हो गए, लोगों में जस्टिस करने वाले हो गए, लोगों को सोल्यूशन देने वाले हो गए। दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट टूल है दुनिया के अंदर, यू कांट इमेजिन। कम्युनिकेशन इज नथिंग बट अ चेंज। अगर आपको चेंज करना है, डिजायर चेंज लाना है किसी पर्सनैलिटी के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन सीखना पड़ेगा। इसको अगर मैं काउंसलिंग की जबान में कहूँ या एज एन काउंसलर कहूँ, हमारे पास में बच्चा आ रहा है और पेरेंट्स बच्चे को अपने पास में ला रहे हैं और पेरेंट्स कह रहे हैं कि ये बच्चा जो है ये पढ़ता नहीं है, तो एहसान सर आप इसकी काउंसलिंग कीजिए ताकि ये बच्चा पढ़ना शुरू कर दे। अब उसका एक बिहेवियर है कि उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, तो अब मैं कम्युनिकेट करूंगा उससे। अब बीइंग अ काउंसलर आई विल कम्युनिकेट, और बीइंग अ काउंसलर मैं सारी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में रखता हूं। अब मुझे चेंज लाना है, तो चेंज इज नथिंग बट माय डिजायर्ड आउटकम। ये मेरा डिजायर्ड आउटकम है जो मुझे इसके अंदर लाना है, इस बच्चे के अंदर। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, लैंग्वेज का इस्तेमाल करूंगा और कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करूंगा। और कम्युनिकेशन के दौरान मैं ऐसे एग्जांपल्स दूंगा, ऐसे मेटाफर का इस्तेमाल करूंगा, ऐसे स्टोरीज का इस्तेमाल करूंगा, ऐसे एंकर्स का इस्तेमाल करूंगा, ऐसे मेटा मॉडल का इस्तेमाल करूंगा, ऐसे मिल्टन मॉडल का इस्तेमाल करूंगा, ताकि मेरे से जाने के बाद वो बच्चा जो है अब पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा या फिर उसके अंदर डिजायर चेंज आ जाएगा। तो किसी डिजायर चेंज को अगर हमको अक्योर करना है या अचीव करना है तो वी हैव टू बी अ परफेक्ट इन कम्युनिकेशन। हमें परफेक्ट होना पड़ेगा कम्युनिकेशन के अंदर। अब हम क्या समझते हैं, गलतफहमी हमारी क्या होती है, ये कम्युनिकेशन का मतलब जबान का आना। मैं इंग्लिश के अंदर बहुत माहिर हूं, मैं उर्दू के अंदर बड़ा माहिर हूं, मैं मराठी में बड़ा माहिर हूं, तो मेरा कम्युनिकेशन स्किल बड़ा अच्छा है। नो, वो तो सिर्फ एक वे है। इंग्लिश बोलूं, मराठी बोलूं, गुजराती बोलूं, पंजाबी बोलूं, कोंकणी बोलूं, दैट इज नथिंग बट वो तो एक लैंग्वेज है। कम्युनिकेशन इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग द व्हाट एक्चुअली यू वांटेड टू कन्वे। आपका 100% वो चेंज अक्यूर करने का प्रोसेस जो है वो कम्युनिकेशन। वो अगर नहीं हो रहा है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग एंकरिंग करते हैं या होस्टिंग करते हैं, उस होस्टिंग के दौरान अब वो सलीस उर्दू का इस्तेमाल करते हैं या बहुत बेहतरीन इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्राम होने के बाद में एंकर कौन था लोगों को पता भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि एंकर का रोल एंकर ने डिफाइन ही नहीं किया। उसकी लैंग्वेज बड़ी अच्छी थी, लेकिन लैंग्वेज बड़ी अच्छी थी लेकिन चेंज करने वाली लैंग्वेज हो सकता है कि नहीं हो। उस प्रोग्राम में जो स्पीकर था, वो स्पीकर ने ऐसी बात कहा कि लोगों के जहन चेंज हो गए, लोगों की जिंदगी चेंज हो गई, लोगों के बिहेवियर चेंज हो गए, लोगों के कैरेक्टर चेंज हो गए, लोगों के गुनाहों से निकलकर लोग सवाब कमाने वाले बन गए। आप लोगों ने अलग अलग लोग देखा होगा, जैसे कोई सना खान है या फिर कोई क्रिकेटर है या कोई म्यूजिशियन है, अचानक से उनकी जिंदगी में चेंज आ गया। जो लोग गुनाहों के अंदर मुलविस थे, वही लोगों के अंदर अचानक से चेंजेस ये आया कि वो लोग जो है वो दीनदार बन गए। कैसे बन गए? उनकी जिंदगी में वो चेंज आया। लेकिन हमारी जिंदगी में अगर हमको चेंजेस लाने के हैं या हमको दूसरे की जिंदगी में वो चेंजेस लाने के हैं, तो हम वेट नहीं कर सकते कि भाई आएगा चेंजेस। फला फला की जिंदगी में चेंजेस आए थे तो मेरी जिंदगी में भी चेंजेस आ जाएंगे। वी कैनॉट वेट फॉर दैट टाइम। हो सकता है कि हमारी जिंदगी में वो चेंज आई ना, हमारी जिंदगी में वो लम्हा आई ना, तो हमको उसके लिए वेट नहीं करना है, हमको वो चेंज को क्रिएट करना है। तो जो मेंटोर होता है, जो कम्युनिकेटर होता है,
या जो टीचर होता है, या जो पेरेंट्स होता है, या जो काउंसलर होता है, या जो एनएलपी का प्रैक्टिशनर होता है, वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट को क्रिएट करता है। वो पर्टिकुलर इंस्टेंट, वो एक लम्हा काफी होता है इंसान की जिंदगी को चेंज करने के लिए। अब वो उसके लिए मेहनत करता है, और वो इंस्टेंट को क्रिएट करने के लिए, वो इंस्टेंट जिंदगी में आने के लिए वो मेहनत करता है, और वो इंस्टेंट आता है तो वो सामने वाला लाइफ चेंज हो जाती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि सक्सेस लाइज इन कम्युनिकेशन, कामयाबी छुपी हुई है कम्युनिकेशन के अंदर। अगर आपको कम्युनिकेशन नहीं आता है तो आपकी कामयाबी नहीं। योर फाइनेंशियल सक्सेस डिपेंड्स अपॉन योर कम्युनिकेशन स्किल। योर 95% फाइनेंशियल सक्सेस डिपेंड अपॉन योर कम्युनिकेशन स्किल। अगर यहां पर कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन की फाइनेंशियल ग्रोथ जो हुई उसकी प्रोफेशन से सिर्फ 5% हुई। वो एमबीए था, वो ग्रेजुएट था, वो डॉक्टर था, वो इंजीनियर था, उसकी वजह से उसकी फाइनेंशियल ग्रोथ सिर्फ 5% हुई। 95% इज ड्यू टू हिज कम्युनिकेशन, हाउ ही बिहेव विद दिस क्लाइंट। और क्लाइंट का मतलब होता है कि सिर्फ जो हमारा जो ग्राहक होता है क्लाइंट नहीं होता है। आप मेरे क्लाइंट है, मेरे पास में जो बच्चा मेरे पास में बातचीत करने के लिए वो मेरा क्लाइंट हो। तो क्लाइंट को कन्विंस करना इज नथिंग बट अ कम्युनिकेशन। आपका 100% में से 95% डिपेंड्स अपॉन। और एनएलपी क्या करता है, एनएलपी इसको प्रमोट करता है। एनएलपी आपको तरीके सिखाता है, स्ट्रेटेजी सिखाता है, ताकि आप अपने कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर सके, आप अपने कम्युनिकेशन को इनहांस कर सके, और लोगों की जिंदगी में अलग अलग पहलू को आप समझ सके, लोगों की पर्सनैलिटी को समझ सके, कब लोगों को ट्रिगर लगता है, कब लोगों को गुस्सा आता है, कब लोगों को समझना चाहिए, कैसे लोगों से बात करना चाहिए, कैसे खड़ा रहना चाहिए, कैसे मिररिंग करनी चाहिए, कैसे रैपो बिल्ड करनी चाहिए, कैसे लोगों के अंदर की प्रॉब्लम को समझना चाहिए, कैसे उनके रिएक्शन को समझना चाहिए। तो एनएलपी क्रिएट द चेंज, देयरफॉर एनएलपी इज नथिंग बट द कम्युनिकेशन। और एनएलपी उसके लिए स्ट्रेटेजीज बताता है आपको। मैंने जैसे कहा आपको कि अलग अलग स्ट्रेटेजीज हम लोग देखेंगे। और चेंज इज ऑलवेज इंस्टेंट। ये चेंज जो होता है वो सिर्फ एक लम्हा काफी होता है। आपकी जिंदगी को चेंज करने के लिए लम्हा काफी है। वो लम्हा लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रोसेसेस करते हैं, हम डिफरेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद की जो चीज जो मैं बता रहा आपको कि फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कम्युनिकेशन के अंदर। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप एनएलपी के मास्टर बनते हैं तो एनएलपी के मास्टर बनने के साथ साथ आप में और एक चीज होनी चाहिए कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। इनफ्लेक्सिबिलिटी इज बैरियर टू द सक्सेस। आपका लचकदार ना होना आपकी सक्सेस को रोकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका मजहब भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मुस्लिम हैं, और आप मुस्लिम हैं, आप नमाज पढ़ना आप पर फर्ज है, लेकिन आप किसी कारण नमाज नहीं पढ़ सकते, तो आप खड़े रहकर नहीं नमाज पढ़ सकते, तो आपका मजहब आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है कि आप बैठ के पढ़ सकते हैं। अगर आप बैठकर भी नहीं पढ़ सकते तो आपका मजहब आपको सिखाता है कि आप सोकर नमाज पढ़ सकते हैं, लेट कर पढ़ सकते। अगर आप लेट कर भी नहीं पढ़ सकते तो आप इशारा में नमाज पढ़ सकते हैं। तो दिस इज नथिंग बट द फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन क्या हमारी जिंदगी के अंदर ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं? क्या इतने फ्लेक्सिबल हम लोग होते हैं? हमारे रुझानात के अंदर, हमारे डिसीजन के अंदर इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि हम लोग नहीं होते। तो फ्लेक्सिबल होना मतलब पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन को वेरी करना। यानी एक इंसान बड़े गुस्से से बात कर रहा है हमारे से, तो गुस्से से बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या उसके सामने हम भी नरमी से बात करते हैं? नहीं, हम बोले उसका बोलने का तरीका गलत था इसलिए मैंने गलत किया। ये शमशुद्दीन साहब बड़े अच्छे से बात करते हैं इसलिए मैंने उनसे अच्छे से बात कर। तो द पर्सनैलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेकिन हम जिस तरीके से अपने आप को फ्लेक्सिबल नहीं करते, हम अपनी पर्सनैलिटी को बोलते कि मैं तो ऐसे ही बात करता हूं, सामने वाले की गलती है। तो सामने वाले के हिसाब से अपने आप को वेरी करना, चेंजेस करना, ये कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा रूल है। सामने वाला गुस्से में है तो आप भी गुस्से में आ जाएंगे, जरूरी नहीं। आप अपने आप को वेरी करेंगे, अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाएंगे। फ्लेक्सिबल बनाने के बाद अपने आप को मॉड्यूलेट करेंगे, और मॉड्यूलेट करने के बाद में जो पेश करेंगे अपने आप को, तो फिर आपका सामने वाला कहेगा यार देखो आपका भाई तो कितना अजीब था, लेकिन आपने कितने अच्छे से बात की, बिकॉज आपके बोलने का तरीका बड़ा अच्छा है। आप किसी सिंधी की दुकान में जाइए, वो आप वहां गुस्सा भी करेंगे तो गुस्सा का जवाब आपको मिठास से देंगे। तो दैट इज नथिंग बट दे नो द एनएलपी, दे नो द कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन हमको सीखना है ताकि हमको फाइनेंशियल ग्रोथ मिले,
हमको मेंटरिंग के अंदर ग्रोथ मिले, हमको टीचिंग के अंदर ग्रोथ मिले, हमारी पर्सनैलिटी अच्छी हो, हमारी आज़ादी जिंदगी अच्छी हो, हमारी सोशल लाइफ अच्छी हो, हमारी टीचिंग लाइफ अच्छी हो। तो एनएलपी का स्कोप हर फील्ड में। यहाँ पर अगर कोई बिजनेसमैन बैठा होगा और ये सोच रहा हूँ कि मुझे इसका इस्तेमाल नहीं होने वाला है, तो गलत है। एनएलपी का इस्तेमाल बिजनेस में भी है। कोई पब्लिक स्पीकर होगा तो समझ रहे हैं मेरा इस्तेमाल नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो पॉलिटिशियन होते हैं, वो पॉलिटिशियन अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल ऐसे करते हैं, ऐसे इमोशंस का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे स्टोरीज का इस्तेमाल करते हैं कि लोग उनके दीवाने हो जाते हैं। इसीलिए अगर आपको कि वो एबिलिटी टू डिलीवर द सेम इंफॉर्मेशन दैट इज प्रेजेंट इन योर माइंड इज कॉल्ड एनएलपी। उसके लिए आपको टेक्निक सीखने पड़ते हैं, वो एनएलपी आपको टेक्निक सिखाता है। और उसके लिए आपको पैकेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। पैकेज का इस्तेमाल मतलब कि भाई 7% आपके वर्ड कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के दौरान। 7% आपका वर्ड जो है, आपके अल्फाज जो रोल अदा करते हैं। 93% आपका गेस्चर, आपका टोन, आपकी बॉडी लैंग्वेज करती है। और वो आपको बेहतरीन तरीके से आती है तो आप उसको बेहतरीन तरीके से लोगों की काउंसलिंग भी कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को भी कन्वे कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। इसकी एग्जांपल मैं आपको दूं कि आप के पास में एक इंसान आया, एक आदमी आया और कहने लगा कि आप मैं अपनी वाइफ को तलाक देना चाहता हूँ। तो आप ने उससे कहा क्या? आप ने उसको फ्लेक्सिबिलिटी दिया। फ्लेक्सिबिलिटी क्या दिया पता है? कि आप ने उसको कहा कि आप जाइए और कल आइए और अपनी बीवी के अंदर तलाश कीजिए कि उसके अंदर कोई एक खूबी ढूंढने की कोशिश कीजिए और मुझे वो खूबी कल आकर बताइए। वो इंसान चला गया और घर जाने के बाद में अपनी बीवी के अंदर वो खूबी तलाशना शुरू कर दिया। और दूसरे दिन आया और दूसरे दिन आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहता है कि मुझे अपनी बीवी को तलाक नहीं देना है। तो उससे पूछा गया कि भाई क्यों तलाक नहीं देना है? तो आपने कहा था कि उसके अंदर एक खूबी तलाश करो। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मेरी बीवी का कैरेक्टर बड़ा अच्छा है, उसकी जबान बड़ी खराब है, उसका ये बड़ी खराब है, वो अलग अलग चीजें, उसकी बुराइयां लाखों हो सकती है, लेकिन ये मैंने ऑब्जर्व किया कि उसका कैरेक्टर बड़ा अच्छा है, मैं इसीलिए उसको तलाक नहीं देना चाहता हूँ। वो कैरेक्टर मुझे दूसरी बीवी में या कहीं और नहीं मिल पाएगा, मैं उसको तलाक नहीं देना चाहता। तो क्या होता है जब आप कम्युनिकेट करते हैं, आप फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं लोगों को ऑप्शंस देते हैं, लोगों को चॉइसेस देते हैं, तो चॉइसेस कहीं ना कहीं आपको रास्ते क्रिएट करती है और वो रास्ते कहीं ना कहीं आपके आपके डिजायर्ड चेंज को अपियर करते हैं। आसम ने क्या किया? एक रास्ता दिया, एक फ्लेक्सिबिलिटी दिया उसको, ताकि उसको कुछ ना कुछ ऑप्शंस मिले, कोई नंबर ऑफ चॉइसेस मिले उसको। उस चॉइसेस में एक चॉइस पसंद आ गई उसको, एक उसकी बीवी की खासियत। तो हम पैकेज का इस्तेमाल किस तरीके से करें, किस तरीके से करें, ये हमको एनएलपी सिखाता है। ठीक है, दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं। अब पैकेज के इस्तेमाल से मेरी मुराद ये है कि 4 तरीके के लर्नर्स होते हैं, हमको सबको पता है। काइनेस्थेटिक लर्नर, ऑडिटरी लर्नर, विजुअल लर्नर। ओके, वो लर्नर्स को हमको समझना है कि सामने वाला क्या है। अब कभी कभी आपने देखा होगा कि बस के अंदर आप बात कर रहे हैं, ट्रेन में आप बात कर रहे हैं, आपकी जोर जोर से बात करने की वजह से सामने वाले को डिस्टर्बेंस होता है। क्यों? क्योंकि सामने वाला जो है वो ऑडिटरी नहीं है। हो सकता है कि वो विजुअल हो, उसको ज्यादा बड़ी लैंग्वेज आवाज में सुनना पसंद नहीं है, उसको ज्यादा ऊंचा सुनना पसंद नहीं है। तो वो कहता है भाई साहब जरा, तो वो आपको डिस्टर्ब करके बोल रहा है कि आपकी लैंग्वेज आप कम कीजिए। आप जब बात करते हैं लोगों से तो 2 तरीके के लोग होते हैं, एक फिजिकल सजेस्टेबल लोग होते हैं और कुछ लोग इमोशनल सजेस्टेबल होते हैं। यानी कुछ लोगों को ज्यादा ऊंची लैंग्वेज में बोलना, ज्यादा घुमा फिरा कर बोलना, क्या बोलेंगे हम लोग, ज्यादा मॉड्यूलेट कर बोलना, वॉइस टोन को डिफरेंट अलग तरीके से बोलना पसंद होता है, तब जाके कन्विंस होते हैं। यानी आप लोगों में को अगर मैं मेरे बोलने के तरीके में पिच कर रहा हूं, मैं टोन को लो कर रहा हूं, टोन को बड़ी कर रहा हूं, तो हो सकता है कि कुछ लोग उससे राजी हो जाए और उनको वो अच्छी लगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको अरे भाई चिल्लाओ मत। जैसे कि मेरे एक वीडियो पे एक ने कमेंट दिया था कि भाई चिल्लाना कम्युनिकेशन थोड़ी है, चिल्लाना मोटिवेशन थोड़ी है। अरे भाई मोटिवेशन मेरा चिल्लाना नहीं है। हो सकता है कि मैं चिल्लाता हूं तो मेरे कुछ ऑडियंस ऐसे है कि जिनको चिल्लाना पसंद है, जिनको ऊंची आवाज में सुनना पसंद है। तो कभी कभी मैं आहिस्ता भी बोलने की कोशिश करता हूँ कि जो कैनेस्थेटिक लर्नर है उनको इमोशन भी चाहिए,
कुछ रिलीजियस लोग होते हैं, तो मैंने रिलीजियस के एग्जांपल्स भी आपको दिया, मैंने आपसे सत्संग की एग्जांपल दिया आपको, मैंने नमाज की एग्जांपल दिया आपको, कि कुछ लोग रिलीजियस भी हो सकते हैं। तो जो क्राउड होता है वो मिक्स क्राउड को आपको गैदर करना है, मिक्स क्राउड को आपको कन्विंस करना है, तो यू शुड बी अ मिक्सचर ऑफ ऑल द पर्सनैलिटीज। उसमें कैनेस्थेटिक लोग भी होते हैं जो महसूस करते हैं, जिनको फीलिंग पसंद आती है, कुछ रिलीजियस लोग भी हो सकते हैं जिनको रिलीजियस बातें पसंद होती है, कुछ लोग जो होते हैं जिनको ऑडिटरी लर्नर होते हैं, या जिनको हो सकता है कि भाई जिनको जबान या जिनको जबान की ऊंचाई लंबाई या टोन का वेरिएशन पसंद होता है। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन को डिफरेंट तरीके से सीखना हमको एनएलपी सिखाता है, किस तरीके से बात करना। ये एनएलपी का कम्युनिकेशन मॉडल है। एनएलपी का कम्युनिकेशन मॉडल ये आपको पूरा एनएलपी को समराइज कर देता है कि जो इंफॉर्मेशन हमारे जहन में जाती है, वो इंफॉर्मेशन जो कि जाने के बाद में इसका एक इमेज बनता है, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। यानी मैंने आपको कहा, कोई एक चीज कहा कि भाई आप फला फला काम कर लीजिए, आप कामयाब हो जाएंगे। अब उस इंफॉर्मेशन को आपने इंटरनली रिप्रेजेंट किया, उसका एक इमेज तैयार किया। उस इमेज तैयार किया आपको पिक्चर की शक्ल में हो सकता है, साउंड की शक्ल में हो सकता है, फीलिंग की शक्ल में हो सकता है, टेस्ट की शक्ल में हो सकता है, इमेज की शक्ल में होता है। यानी फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बातचीत में आपको सलाम किया, या आपने मुझको सलाम किया, और आपने मुझे सलाम किया और सलाम का जवाब मैंने कैसे दिया, हाँ ठीक है वालेकुम अस्सलाम, या मैंने कुछ आपकी तरफ देखा भी नहीं और मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। अब आपकी इंफॉर्मेशन, मेरा जो जवाब है आपके अंदर गया, और अंदर जाने के बाद में जो जवाब आपको मिला सलाम का, वालेकुम अस्सलाम, वो वालेकुम अस्सलाम से आपके जहन में एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बना, एक इमेज बनी मेरे ताल्लुक से, मेरे ताल्लुक से एक इमेज बनी। और वो इमेज जो बनी वो हो सकता है वो इन बिलीफ के ऊपर, डिसीजन के ऊपर, मेमोरीज के ऊपर वेरी भी हो सकती है। आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि भाई एहसान सर ने मेरी बात का सही से जवाब नहीं दिया। अब जवाब नहीं दिया, अब जवाब नहीं दिया उन्होंने मेरी बात का, तो उसके हिसाब से आपका बिहेवियर बन जाएगा कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम मुझको देखेंगे, तो नेक्स्ट टाइम मुझको देखेंगे तो आपकी जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन था, वो इमेज थी, वो तारी हो जाएगी। लास्ट टाइम मैंने इनको सलाम किया था तो इन्होंने बहुत खराब जवाब दिए थे, यार ये अच्छा इंसान नहीं है, चलो इसको सलाम का जवाब, सलाम मैं करता ही नहीं, वो जवाब बराबर देता नहीं, तो आपका बिहेवियर आ गया कि आपने जवाब बराबर नहीं दिया। लेकिन हो सकता है कि आपने अंदर ही अंदर ये सोचा, आपके जो पुराने बिलीफ है और पुराने यकीन की वजह से आपने ये तवक्के कर ली कि हो सकता है कि एहसान सर की प्रॉब्लम कुछ चल रही हो उस वक्त। तो आपके स्टेट ऑफ माइंड जो है, आपके स्टेट ऑफ माइंड में एक ऐसी कंडीशन आ गई, वो कंडीशन ने आपको ये दिखाई कि नहीं, हो सकता है कि उस वक्त उनकी प्रॉब्लम चल रही हो। तो आपकी जो इंटरनल इमेज जो पहले बनी थी, वो स्टेट ऑफ माइंड ने उसको चेंज कर दिया। स्टेट ऑफ माइंड ने क्यों चेंज किया? क्योंकि आपके बिलीफ, आपके यकीन, आपकी पुरानी मेमोरीज उस तरीके से थी, उसने उसको फिल्टर कर दिया, और फिल्टर करने के बाद में उस इमेज को उन्होंने सुधार दिया, और सुधारने के बाद में आपने फिर से सलाम किया। हो सकता है कि उनको उस वक्त प्रॉब्लम हो रही होंगी, अभी हो सकता है कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होंगी, आप सलाम करके देखते हैं। फिर मैंने सलाम किया और हो सकता है कि मेरी अभी की कंडीशन अच्छी हो और मैंने वालेकुम सलाम बड़े खुलूस से आपको मिली। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये फ्लेक्सिबिलिटी हमको सिखाता है कि किस तरीके से हम हमारी इंटरनल इमेज को इंप्रूव कर सकते हैं, हमारे इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को, जो बात हमको कही गई, या हम लोग कभी कभी हमारा टीचर्स जो हमको कभी कभी गुस्से में कुछ बात सुना देते हैं, तो वो टीचर जिंदगी भर के हमारे लिए विलन बन जाता है। लेकिन अगर उसको फिल्टर किया जाए, उसको अगर तोड़ मरोड़ के किया जाए, और हमारी स्टेट ऑफ माइंड के इस्तेमाल कर हमारे माइंड की कंडीशन का इस्तेमाल कर उसको हम लोग अगर इंप्रूव करने की कोशिश करें, कि हो सकता है कि टीचर ने जो कहा है वो किसी न किसी मकसद के लिए कहा होगा, हमको जो डाटा है ना वो ऐसे नहीं डाटा हुआ है, हो सकता है कि इसके पीछे कुछ मकसद, और स्टेट ऑफ माइंड को ऐसे फिजियोलॉजी चेंज हुआ और हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो लाइक दिस हमारा कम्युनिकेशन मॉडल हमको चेंज करते रहना पड़ता है। अभी कम्युनिकेशन मॉडल चेंज कैसे होता है, इसके लिए एनएलपी क्या बताता है कि आपको प्री सपोजिशन रखने पड़ेंगे, कुछ पॉइंट्स है जो आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, और कुछ क्या कहेंगे हम लोग, कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं जो आपको जहन में रखने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ रूल्स है जो हम लोग अभी कुछ समझते, एनएलपी उनको बताते हैं, एनएलपी उनको क्लियर करता है। इफ यू कीप डूइंग व्हाट यू डिड
यू विल कीप गेटिंग व्हाट यू गॉट। एनएलपी ये कहता है कि अगर अभी तक आप जो करते आ रहे हैं और अभी तक जो करने के बाद जो आपको मिलता रहा है, आगे भी आपको वही मिलेगा जो आप करते आ रहे हैं। यानी फॉर एग्जांपल, अगर मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, अगर मेरी बिजनेस के अंदर ग्रोथ नहीं हो रही है, अगर मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज मैं अभी तक के जो एक्टिविटीज कर रहा हूं, जो मैं स्ट्रेटेजीज अपना रहा हूं, वो स्ट्रेटेजीज की वजह से मुझे ये मिला है। अगर मैं स्ट्रेटेजीज को चेंज नहीं करूंगा तो मुझे आगे भी वही मिलता रहेगा जो अभी मिल रहा है। अगर मुझे अभी जिल्लत मिल रही है तो आगे भी मुझे जिल्लत मिल, अगर मेरे क्लाइंट नहीं बढ़ रहे हैं तो आगे भी मेरे क्लाइंट नहीं बढ़ेंगे। इस बात को समझना जरूरी है। तो इट मींस दैट कि यू हैव टू चेंज योर स्ट्रेटेजी, यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। ये पहला, ये 13 प्रीसपोजिशन में सबसे पहला एनएलपी का प्रीसपोजिशन ये है कि इफ यू कीप डूइंग व्हाट यू डिड, यू विल कीप गेटिंग व्हाट यू गॉट। आपको वही मिलता रहेगा जो आपको मिलता आ रहा है। तो अगर आपको वो लेना है जो आप चाहते हैं, तो आपको डिजायर्ड चेंज लेना है, तो यू हैव टू चेंज योर स्ट्रेटजीज। आपको अपने अंदर तगय्युरात लाने पड़ेंगे। हो सकता है कि उसके जवाब आपको नीचे के सपोजिशन में मिल जाए। द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन इज द रिस्पॉन्स यू गेट। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। मतलब अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो आपका कम्युनिकेशन बराबर नहीं हुआ है। तीसरा सपोजिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द मैप इज नॉट द टेरिटरी। जो मैप है वो टेरिटरी नहीं है। मैं आपको एग्जांपल करके यहां बताऊं कि ये इंडिया का नक्शा है, ऐसा बना दिया मैंने, माजरत के साथ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे बनाते नहीं आ रहा, लेकिन मैं बता दूं ऐसा कि ये इंडिया का नक्शा है और ये इसका फोटो निकालकर मैंने प्रिंट निकालकर आपको दे दिया और आपको दे दिया कि ये लो इंडिया। तो क्या इसका मतलब इंडिया आपका हो गया पूरा? नो, वो सिर्फ मैप है। वो एक्चुअल में टेरिटरी का मतलब होता है कि फिजिकल एग्जिस्टेंस एरिया। हम लोग देखते हैं कि भाई चांद के ऊपर से किसी ने दुनिया को देखा तो उसको गोल दिखी, किसी को बैदगी दिखी। तो मैप इज नॉट द टेरिटरी। इन द रिस्पेक्ट, हमको ये समझना चाहिए कि दुनिया रिस्पेक्ट द अदर पर्संस मैप ऑफ द वर्ल्ड। हर एक का परसेप्शन अलग अलग हो सकता है। ये जो मैप जो होता है, इसको इन शॉर्ट इसका कहने का मतलब ये है कि मैप टेरिटरी नहीं है। यानी जो नक्शा जो दिख रहा है, जमीन पूरी की पूरी वैसी नहीं होती, थोड़ी अलग भी हो सकती है। तो किसी के कहने का जो मतलब है, जो वो कह रहा है, इसका 100% मतलब ये नहीं कि जो कह रहा है उसका मतलब वही है। अगर कोई आपसे गुस्से से बात कर रहा है तो इसका मतलब वो वाकई खराब इंसान है, ये जरूरी नहीं है। द मैप इज नॉट अ टेरिटरी। यानी और उसके अलग सेंस में निकाल सकते हैं आप लोग। कोई इंसान आपसे बहुत खुलूस से मिल रहा है, अरे अस्सलाम वालेकुम शमसुद्दीन साहब कैसे हैं, इरशाद साहब कैसे हैं, अशफाक साहब आप तो बहुत अच्छे इंसान है, ये है वो है। तो इसका मतलब भी ये नहीं है कि इंसान, उसकी स्टेट ऑफ माइंड ने आप उसका इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को चेंज की। ये जो उसका इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है वो आपके ताल्लुक से गलत है, लेकिन उसके स्टेट ऑफ माइंड ने क्या किया, उसको ये दिखाया कि शमसुद्दीन साहब से मुझको फायदा होने वाला है। फायदा होने वाला है तो अपने आप को चेंज कर लो, उनसे खुलूस से मिलते हैं ताकि अपना काम हो जाए। तो आपको ये भी समझना है कि सामने वाला आपसे बहुत ही ज्यादा ओवर एक्साइटेड मिल रहा है, आपसे बहुत अच्छे से मिल रहा है। हो सकता है कि वो इतना अच्छा ना हो, उसमें खराब भी हो सकती है, उसके अंदर प्रॉब्लम भी हो सकती है। वो मुझसे इतने अच्छे से कैसे मिल रहा है, इस बात को समझना चाहिए। और ऑलवेज रिस्पेक्ट द अदर पर्संस मैप ऑफ द वर्ल्ड। हमको दूसरे पर्सन के साथ, कभी कभी क्या होता है हम लोग रिस्पेक्ट नहीं करते। रिस्पेक्ट नहीं करने में क्या होता है कि हम लोग भूल जाते हैं कि भाई इंसान की अलग अलग प्रॉब्लम भी हो सकती है। वो जो सामने वाला इंसान है, हो सकता है कि किसी मुसीबत में हो, किसी प्रॉब्लम में हो सकता है कि उसका कुछ इश्यू चल रहा है, हो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है। हमको सब्र करना इसलिए दिखाया, आप देखोगे आपसे अल्लाह ताला ने ज्यादातर कुरान शरीफ में सबर सबर का जिक्र किया हुआ है कि आप सबर कीजिए। सबर इज नथिंग बट आपको रिस्पेक्ट करना है अदर पर्संस के व्यू की। अदर पर्संस मैप ऑफ द वर्ल्ड मतलब उसका सोचने का नजरिया, उसका ओपिनियन, उसका व्यू, उसका व्यू गलत हो सकता है, गलत हो सकता है, मेरा भी गलत हो सकता है। जरूरी नहीं है कि मेरा व्यू सही है दूसरे का गलत है, उसका भी सही हो सकता है, मेरा भी सही हो सकता है। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि कभी कभी हमको बर्दाश्त नहीं होता है, अगर हमारे स्कूल ऑफ थॉट का इंसान नहीं है, हमारे मसलक का इंसान नहीं है, या हमारी
हमारे इसका इंसान नहीं है, क्या कहेंगे उसको, हमारे मजहब का इंसान नहीं है तो हमको पसंद नहीं आता है। भाई जरूरी नहीं है, हमारे मजहब का नहीं हो सकता, लेकिन हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए। आप ससन तो ये बताया कि अगर नॉन मुस्लिम से भी आपका बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, नॉन मुस्लिम से का भी रिस्पेक्ट आप कीजिए, भले वो हमारे रिलीजन से बिलोंग नहीं करते, लेकिन हो सकता है कि वो अच्छे इंसान हो, हमें उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। भले वो हमारे मसलक से बिलोंग नहीं करते, लेकिन हमको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। भले हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, हमारे अलग अलग व्यू हो सकते हैं, लेकिन हमारी रिस्पेक्ट अलग चीज है और हमें उनको समझना चाहिए। ओके, एवरी बिहेवियर हैव ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव इंटेंशन। दुनिया में हर बिहेवियर जो होता है वो पॉजिटिव इंटेंशन होता है, ये समझना चाहिए हमें। देयर इज नॉट फेल्यूर, देयर इज ओनली फीडबैक। दुनिया में फेल्यूर नहीं होता है। अगर किसी बच्चे को 30 मार्क की बजाय 28 मार्क्स मिल रहे हैं तो बच्चा फेल होगा, ऐसा नहीं है। एग्जाम्स का रिजल्ट्स आर जस्ट द फीडबैक, ये फीडबैक है और बच्चा तरक्की कर सकता है। तो हमारे ये कहने मतलब ये प्रीसपोजिशंस आर द नथिंग बट द बिलीफ्स। बिलीफ होते हैं कि फेल्यूर जो है ये परमानेंट नहीं है, फेल्यूर तो एक फीडबैक है। अगर उसको और इंप्रूव किया जाए तो बच्चा पास भी हो सकता है, आईएएस भी क्रैक कर सकता है, आईपीएस भी क्रैक कर सकता है। तो फेल्यूर जो होता है ये परमानेंट नहीं है, और फेल्यूर की चीज दुनिया में होती ही नहीं है, फीडबैक है। वी हैव ऑल द रिसोर्सेज वी नीड। दूसरा यकीन क्या है कि दुनिया के अंदर हमारे पास में सारे रिसोर्सेज है जो होने चाहिए। अब आप स्टीफन हॉकिंस की बात ले लीजिए। स्टीफन हॉकिंस के पास में क्या था? हाथ थे, पैर थे, कुछ भी नहीं था, सिर्फ दिमाग था। तो हमारे पास में दिमाग है। अमिताभ बच्चन से पूछा गया कि जब वो बर्बाद हुआ, जब उसका एबीसी कॉर्पोरेशन जब बर्बाद हुआ ना, तो उसके ऊपर 400 करोड़ का कर्जा हो गया। तो किसी ने उससे पूछा कि अमिताभ बच्चन साहब, आप सब बर्बाद हो गया, आपके पास क्या बचा? तो उसने बचा, मैं बचा, मैं बचा। और मैं बचा मतलब सब कुछ बचा, मैं सब कुछ ला सकता हूं। बिकॉज एवरी पर्सन इज अ रिसोर्सफुल। अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियतें, इतनी खुसूसियात, हर चीज हमको रिसोर्सेज दिए हुए ना। हमारे पास में दिमाग है, हाथ है, पैर है। तो अमिताभ बच्चन ने क्या कहा कि मेरे पास सब कुछ नहीं गया तो क्या हुआ, मैं तो हूं। उसने 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर वापस से हजारों करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया, 400 करोड़ का कर्जा भी फेड दिया और सब कुछ वापस से आ गया। इस बात की दलील ये है, ये उस बात की दलील है कि भाई दुनिया में सब कुछ चला जाए, आप तो है ना। द ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट रिसोर्सफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड। इंसान सबसे बड़ी रिसोर्स है और सबके पास में सारे रिसोर्सेज जो हमको चाहिए। कभी कभी हम लोग रिग्रेट करते रहते, तो रिग्रेट करते हैं हम तो अपने आप से रिग्रेट करते हैं। तो एनएलपी क्या बोल रहा है? एनएलपी कम्युनिकेशन सिर्फ बाहर वालों से नहीं है, एनएलपी अपने आप से भी कम्युनिकेशन है। वो इंसान दुनिया में सबसे बेहतरीन साबित कर सकता है अपने आप को जो अपने आप से जिस अच्छी तरीके से बात करता है। वो इंसान जो तन्हाई के अंदर पाक है, वो एक्चुअल में पाक है। दुनिया के सामने तो मेरा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जा रहा है, लेकिन इंटरनल कम्युनिकेशन में अपने आप से अंधेरे में, अकेलेपन में किस तरीके से ट्रीट कर रहा हूँ, अकेलेपन में कितने गुनाह कर रहा हूँ, कितने अच्छे काम कर रहा हूँ, वो एक्चुअल में दिखाता है। तो रिसोर्सफुल मतलब अपने आप से कम्युनिकेशन करके, मैं अपने आप से कम्युनिकेशन करके बार बार बताता चलूं आई एम द रिसोर्सफुल। तो इससे मेरी पर्सनल जो लाइफ है, पर्सनल जो मेरी लाइफ है वो भी इंप्रूव होती रहेगी। दैट इज नथिंग बट द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सिर्फ बाहर से कम्युनिकेशन नहीं है। मैं द क्वालिटी ऑफ अ लाइफ ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन विद हिमसेल्फ। आपकी जिंदगी की क्वालिटी डिपेंड करती है कि आप अपनी आप से किस क्वालिटी से बात कर रहे हैं। तो आपकी क्वालिटी में अगर आप अकेले में बैठकर ये बोले, यार जिंदगी ने जिंदगी भर तक गम दिए, जिंदगी ने जिंदगी भर तक गम दिए, जितने भी मौसम दिए सब नम दिए, एक अजब सी कश्मकश है जिंदगी जिसने कभी भी हमसे दोस्ती ना की, जब भी मिली हमको आंसुओं के तोहफे दे गई। ये मैंने नज़म लिखा नहीं है, गाना है कि जिंदगी ने जिंदगी भर। इस तरीके के गाने अगर मैं सुन रहा हूं और अपने आप को मैसेज पहुंचा रहा हूं, कम्युनिकेशन कर रहा हूं, तो कम्युनिकेशन से अंदर मैसेज क्या जा रहा है कि आई एम नॉट रिसोर्सफुल। तो मैं रिसोर्सफुल ना हूं तो मेरे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो कोई क्रिएटिविटी नहीं आएगी, क्रिएटिविटी नहीं आएगी तो मैं अपने प्रोफेशन के अंदर कामयाबी हासिल नहीं कर सकता हूं। तो therefore we have to talk ourselves in a positive manner,
कि भाई जिंदगी ने जिंदगी भर गम नहीं दिए, चलो जिंदगी ने जो दिए फर्क नहीं पड़ता है, मेरे से ज्यादा गम तो दूसरों को दिए। मेरे पास तो माँ गई फर्क नहीं पड़ता है, बाप तो है, चलो बाप गया फर्क नहीं पड़ता है, चाची तो है, अरे दूसरों के तो बचपन में गए, मेरे तो बुढ़ापे में मरे, फर्क नहीं पड़ता है। दिस ऑल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विद योरसेल्फ इज नथिंग बट द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। जितना निगेटिव कम्युनिकेशन अपने आप से करोगे उतना निगेटिविटी आपकी लाइफ बनते रहेंगी क्वालिटी। द माइंड एंड द बॉडी आर वन सिस्टम, माइंड और बॉडी एक ही सिस्टम है, इसको समझना चाहिए हमें। एवरी एक्सपीरियंस हैज अ स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर कैन बी चेंज। जो भी जिंदगी में आपके साथ में हो रहा है वो एक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो सकता है। तो एनएलपी के अंदर मेटा मॉडल, मिल्टन मॉडल आपके दिखाता है कि प्रॉब्लम की रूट तक जाना, उसके डीप लेवल तक जाना, और मिल्टन मॉडल दिखाता है आपको कि प्रॉब्लम की डीप से जाकर सरफेस तक जाना। तो उसको फिल्टर करना, उसको बाइफरकेट करना, उसको चंक में डिवाइड करना कि ये ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो इसमें प्रॉब्लम में क्या हो सकता है। तो उसका मिल्टन मॉडल और मेटा मॉडल आपको दिखाता है कि भाई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है, ये प्रॉब्लम इतनी डिफिकल्ट नहीं थी, इसको चेंज किया जा सकता है। आज मेरी जिंदगी में अब्सुर्डिटी आ गई, सैडनेस आ गई, लेकिन आई कैन चेंज इट। देयर आर चॉइसेस इन द रिस्पॉन्सेस टू एवरी सिचुएशन। हर चॉइस हमारे पास में है, अलग अलग सिचुएशन के लिए हमारे पास में नंबर ऑफ चॉइसेस है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो हमने सीखा हुआ है रिस्पॉन्सेस हम वही देते हैं। तो कभी कभी जो काबिल लोग होते हैं उनके रिस्पॉन्सेस कुछ अलग अलग होते हैं। आप ससन के ऊपर से एक औरत जो है कचरा फेंक रही है, तो आप ससन का रिस्पॉन्स जो है वो एंग्री वाला हो सकता था, लेकिन एंग्री वाला नहीं हो सका। वो जब वो बीमार पड़ी तो उसकी तीमारदारी के लिए भी गए। तो देयर आर चॉइसेस। हमारे को आप ससन की जिंदगी के मॉडल भी दिखाता है कि किस तरीके से रहना है। दिस इज नथिंग बट एनएलपी। क्या हम लोग उसको हमारे डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं? नहीं कर रहे, तो हमको वो नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमको ये मिले तो हमको वो करना पड़ेगा जो एक्चुअल में मॉडल्स ने किया, आप ससन ने किया, या जिस इंसान को हम लोग मॉडल मानते हैं उसने किया, तो हमारे को जिंदगी में वो मिलेगा जो उसने वादा करके गया। अगर हम किसी बिजनेसमैन को कॉपी कर रहे हैं, उसकी मॉडलिंग कर रहे हैं, तो हमको वो मिल जाएगा जो उसने किया। अगर हम रिलीजियसली हमारे प्रोफेट को कॉपी कर रहे हैं तो हमको वो मिल जाएगा जो उन्होंने वादा किया। उसके बाद में यू कैन नॉट कम्युनिकेट। इसका ये गलती से आ गया शायद, ये इसका पार्ट नहीं है। मॉडलिंग सक्सेसफुल पर्सन कैन लीड टू सक्सेस। मैंने आपको कहा कि जिस तरीके से एक बेहतरीन इंसान को कम्युनिकेट, जिस तरीके से एक बेहतरीन इंसान ने किया उसको आप क्या करो, मॉडलिंग करो। मॉडलिंग के लिए इसलिए तो नबियों का सिस्टम बनाया अल्लाह ताला ने। नबियों को अल्लाह ताला ने एज अ सैंपल भेजा, एज अ मॉडल भेजा कि आप इनके जैसे बन जाओ तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो एनएलपी क्या दिखाता है, सक्सेसफुल परफॉर्मेंसेस की अगर मॉडलिंग करिए तो एक्सीलेंस तक पहुंचा जा सकता है। इतनी किसी की बायोग्राफी पढ़ लिए, किसी अगर हमको आईएएस करना है तो आईएएस के लिए, तो ये सारी चीजें पीपल आर मच मोर देन देयर लास्ट जो है इसका पीपल आर मच मोर देन देयर बिहेवियर। इंसान उनके बिहेवियर के अलावा भी कुछ है कि जैसे वो बिहेव कर रहे हैं मतलब वो वैसे के वैसा नहीं। तो ये सारी चीजें जब हम बच्चों से कम्युनिकेट करते हैं, बच्चों से काउंसलिंग करते हैं, और काउंसलिंग के दौरान ये सारी चीजें हमको समझनी चाहिए कि बच्चा गलत बिहेव कर रहा है तो मतलब बच्चा गलत नहीं है, उसका बिहेवियर गलत। बिहेवियर के पीछे रीजंस क्या है, हम उसको चंग में जाकर उसको देखेंगे, उसके स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश करेंगे। हम लोग उसको अगर बच्चा चाहता है कि उसको एंटरप्रेन्योर बनना है, तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए उसके लिए कौन सा मॉडल सही रहेगा, वो मॉडल ने क्या किया था, हम उसको रास्ता रोड मैप बता दें। इस तरीके से आपको सीखना पड़ेगा, फाइनेंशियल लिटरेसी सीखना पड़ेगा, आपको ये फला सीखना पड़ेगा, टेक्निकल नॉलेज सीखना पड़ेगा, कोडिंग सीखना पड़ेगा। ये आपको रास्ता काउंसलिंग के दौरान आप इस्तेमाल कर सकते। So these are the nothing but the presuppositions that are using in the। अब इसके ऊपर बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं भी थक चुका हूँ और आप लोग भी बहुत सारी चीजें सुन के थक गए होंगे। इसके पीछे अब ये एनएलपी का ऑब्जेक्टिव्स जनरली क्या है कि कम्युनिकेशन, थिंकिंग और स्टेट ऑफ माइंड और रेपो को बिल्ड करना। एनएलपी इन शॉर्ट क्या है, एनएलपी आपके मसाइल का एनएलपी क्या है कि आपके कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना, आपकी थिंकिंग को क्रिएटिव बनाना, आपकी स्टेट ऑफ माइंड जो कि खराब हो सकती है, इमोशन से भरी हो सकती है, उसको कंट्रोल करना, आपके कॉन्फिडेंस को रिसोर्सफुल बनाना, आपके अंदर काम
कॉन्फिडेंस आपकी पर्सनैलिटी के अंदर लाना, आपकी स्टेट को इंप्रूव करना और आपका लोगों के साथ में रेपो बिल्ड करना, ये एनएलपी के खास ऑब्जेक्टिव्स है। अब इनके लिए हम एनएलपी के अलग अलग मॉड्यूल्स को सीखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे एनएलपी के सारे मॉड्यूल को एक एक करके सीखेंगे। एनएलपी एक पूरा कंप्लीट 6 मंथ का कोर्स है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एनएलपी को एक एक तरीके से, एनएलपी का रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कैसा होता है, हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इंफॉर्मेशन को, हम लोग हाउ वी यूज ऑल ऑफ देम, वी रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इंफॉर्मेशन को, कैसे हम लोग इंफॉर्मेशन को सेंस करते हैं, वो रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, एनएलपी का सॉल्यूशन क्या है, कैसे लोगों को समझना, लोगों की बातचीत को समझना, सॉल्यूशन को समझना, रेपो कैसे बिल्ड की जाती है, रेपो बिल्ड करने का तरीका क्या है, एंकरिंग क्या होती है, एंकरिंग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, आई कांटेक्ट के जरिए लोगों को कैसे समझना है, लोग हमसे बातचीत कर रहे हैं तो उनके आई का कांटेक्ट कैसे चेंज हो रहा है, आई का मूवमेंट कैसे चेंज हो रहा है, उसको कैसे समझा जाता है, उसका मतलब क्या होता है, उससे हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, मेटाफर का इस्तेमाल कैसे करते हैं हम लोग, स्टोरीज का इस्तेमाल कैसे करेंगे हम लोग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, मॉडलिंग को हम लोग किस तरीके से आसान तरीके से लोगों की मॉडलिंग करें, परसेप्चुअल प्रोपोजिशन क्या होती है, एनएलपी क्या, वेल फ्रेम्ड आउटकम कैसे डिजाइन करते हैं, वेल फ्रेम आउटकम कैसे होते हैं, आउटकम को कैसे, चेंज को कैसे अग्योर किया जाता है, कैसे उसको मॉनिटर किया जाता है, वेल फ्रेम आउटकम का डेफिनेशन क्या है, मेटा मॉडल क्या है, जब हम किसी के लेते हैं, अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ व्हाट द अदर्स आर सेइंग, जो लोग कह रहे हैं उसको असल में उसकी बात को कैसे समझना है, ये मेटा मॉडल हमको सिखाता है। यानी कभी कभी हम लोगों की बात को गलत तरीके से ले लेते हैं, तो उसको किस तरीके से समझा जाता है, मेटा मॉडल किस तरीके से काम करता है, मिल्टन मॉडल कैसे काम करता है, मेटा मॉडल में, मिल्टन मॉडल में डिफरेंसेस क्या है, किसी की बात को किस तरीके से समझना चाहिए, गलत बात को किस तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए, रिफ्रेमिंग कैसी होती है, ये सारी बातों को हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे अलग अलग मॉड्यूल्स के जरिए, अलग अलग लेक्चर्स के जरिए। इस लेक्चर तक अभी तक इतना ही। किसी का कोई सवाल हो तो हम लोग सवाल के जवाब ले लेंगे। किसी का कोई सवाल है या फीडबैक है तो फीडबैक दे सकते। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसको मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, इसका वीडियो रिकॉर्ड है? जी जी, वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, इसकी मिलेंगी रिकॉर्डिंग। वो भेजिए। एक्चुअल में एनएलपी का सेशन जो होता है वो उमूमी तौर पर ऑनलाइन कल में उसका इफेक्टिवनेस नहीं होता है। हम जब इन पर्सन या ऑफलाइन इसको अगर लेंगे तो आपके साथ में एग्जाम्पल लेना, आपसे बातचीत करना, इंटरेक्ट करना, तो और ज्यादा तरीके से, बेहतरीन तरीके से इसको समझा जा सकता है और इसको, इसके कॉन्सेप्ट को रियलाइज किया जा सकता है। मैं माफी चाहता हूँ कि इस सेशन को मेरे को ऑनलाइन लेना पड़ा। ऑनलाइन में हो सकता है कि मैंने इतने इफेक्टिवली तरीके से आपको अच्छी तरीके से एनएलपी नहीं समझाया हो, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। किसी का कोई सवाल, कुछ बोलना चाहता है? इफ्तिकार सर भी है यहाँ पर। या मैंने जो बताया आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए या नहीं है, उसमें कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि भाई मुझको एनएलपी आती है। अगर मेरा कम्युनिकेशन या मेरा जो बोलने का तरीका हो सकता है, या मेरा जो कम्युनिकेशन उस तरीके से ना हो कि मैं 100% जो मैंने एनएलपी को समझा वो आपको समझा नहीं पाया हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन, डाउट हो सकते हैं आपके कुछ। इसको बारीकी से हम लोग एक एक सेशन में समझेंगे, कुछ सेशन इसमें जाएंगे इंशाल्लाह। हम लोग कोशिश करेंगे कि एक एक लेक्चर को हम लोग आसानी से, और जितने पार्टिसिपेंट है वो रेगुलरली अटेंड कीजिए। इसमें बहुत सारे हमारे जो रेगुलर पार्टिसिपेंट थे वो नहीं आ पाए आज। जी, किसी का कुछ सवाल है क्या हम इसको एंड करें सेशन को? जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट सेशन हमारा कोशिश करेंगे हम लोग कि जल्दी रखें।
मोस्ट प्रोबेबली ये कल हो सकता है